आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये इलाके इराक और सीरिया की सीमा पर स्थित हैं और ईरानी हथियारों की तस्करी का मुख्य केंद्र हैं। इन ठिकानों के तबाह होने से ईरान का भूमध्य सागर तक जाने वाला लॉजिस्टिक रूट टूट गया। सीरिया में असद सरकार की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए पश्चिमी और खाड़ी देश ईरान के ढांचे को उखाड़ फेंक रहे हैं, जिससे तेहरान का सीरियाई मोर्चे पर दबदबा अब इतिहास की बात बनता जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान और सीरिया के करीबी संबंध हैं। दशकों तक सीरिया ईरान का सबसे करीबी रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोगी रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के बीच पहले जैसी मजबूती अब नहीं दिख रही है। सुन्नी बहुल देश के बावजूद सीरिया में हिजबुल्लाह, फातेम्यून ब्रिगेड और जैनबियून ब्रिगेड हैं। इन्हें ईरान के आईआरजीसी का समर्थन और प्रशिक्षण हमेशा से मिलता रहा है। अब क्या न्यूक्लियर कार्ड अंतिम होगा? चारों तरफ से घिरने और प्रॉक्सी नेटवर्क के कमजोर होने के बाद ईरान के पास केवल एक ही सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बचता है, परमाणु हथियार का परीक्षण, जिस पर अमेरिका की कड़ी निगाह है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास पहले से ही 60% तक समृद्ध यूरेनियम का भंडार मौजूद है, जिसे हथियारों के स्तर यानी कि 90% तक पहुंचाने में महज कुछ हफ्ते लगेंगे और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। यदि सऊदी अरब और अमेरिका की घेराबंदी तेहरान के अस्तित्व के लिए खतरा बनने लगती है, तो फिर ईरानी नेतृत्व अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भूमिगत परमाणु परीक्षण का अंतिम विकल्प चुन सकता है। ये कदम मिडिल ईस्ट को सीधे नई और खतरनाक परमाणु होड़ में धकेल देगा, जहां सऊदी अरब भी अपना खुद का परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर सकता है। तो पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति क्या होगी जब वहां परमाणु हथियार बनाने की दौड़ शुरू हो जाए? सऊदी अरब और अमेरिका के इस नए गठजोड़ और ईरान पर होते हमलों पर बीजिंग और मॉस्को की तीखी नजर बनी हुई है। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, जिसने हाल ही में सऊदी ईरान के बीच समझौता कराया था, क्षेत्र में बढ़ने अमेरिकी सैन्य प्रभाव के बेहद चिंतित है। चीन शांति की अपील कर रहा है क्योंकि उसका बहुमूल्य तेल आयात बाधित हो रहा है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन्स पर काफी हद तक निर्भर रहा है। ईरान के कमजोर होने को अपनी रणनीतिक क्षति के रूप में देखता है। मॉस्को तेहरान को खुफिया जानकारी और संभवतः उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जैसे S-400 प्रदान करने इस सऊदी अमेरिकी मोर्चे को संतुलित करने की कोशिश कर सकता है और उसी दिशा में वो आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन सऊदी अरब के हवाई हमलों के बाद इराक की सरकार एक बहुत नाजुक और कठिन स्थिति में फंस गई है। बगदाद की सरकार में शिया गुटों का प्रभाव बढ़ गया, जो तेहरान के प्रति वफादार हैं, लेकिन साथ ही इराक को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों के वित्तीय समर्थन की सख्त जरूरत है। अपनी संप्रभुता के उल्लंघन पर बगदाद विरोध तो दर्ज करा रहा है, लेकिन वो अपने ही देश में मौजूद ईरान समर्थक मिलिशिया को नियंत्रण करने में नाकाम रहा है। यदि इराक इस जंग में खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा होता है तो उस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लग सकते हैं, और यदि वो शांत रहता है तो उसके अपने ही देश के सशस्त्र गुट सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, खाड़ी देशों के दो छोटे लेकिन कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कतर और ओमान हमेशा से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक बैक चैनल बातचीत का मुख्य जरिया रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब के सीधे युद्ध में शामिल होने और अमेरिका की आक्रामकता रुख के बाद मध्यस्थता के तमाम कोशिशें फिलहाल पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी हैं। तेहरान अब कतर और ओमान के जरिए भेजे जा रहे शांति प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि जब तक उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है, तब तक कोई भी, अब केवल सैन्य बल ही एकमात्र निर्णायक कारक रह गया है। हवाई हमले और मिसाइल दागे जाने के साथ साथ इस युद्ध का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के पावर ग्रिड्स और वाटर डिसैलिनेशन यानी कि पानी साफ करने के प्लांट्स को निशाना बनाने की फिराक में है, जिससे आने वाले दिनों में
नागरिक संकट पैदा हो सकता है। चूंकि सऊदी अरब इस पूरी जंग में अंतिम स्थिति में मिडिल ईस्ट का मौजूदा संकट केवल मिसाइल्स, ड्रोन या तेल के कुओं पर कब्जे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में 1400 साल पुरानी ये वैचारिक और रणनीतिक नफरत है जो शिया सुन्नी के वर्चस्व और जंग में उभर कर सामने आ गई है। तमाम सारी बातों के बीच जो प्रॉक्सी वॉर हैं, उन प्रॉक्सी वॉरों के बीच में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अब सऊदी अरब, इराक, यमन समर्थित शिया गुटों का सीधा प्रहार करना इस सदियों में पुरानी नफरत और घी में आग डालने जैसा है। ईरान ने बीते 2 दशक में तमाम सारी बातों के बीच इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में शिया आबादी और सशस्त्र गुटों को एकजुट करके एक शिया क्रिसेंट खड़ा किया है। इसका मकसद पूरे मध्य पूर्व में सुन्नी अरब ताकतों को घेरना और अपनी रणनीतिक बादशाहत कायम करना है। दूसरी तरफ सऊदी अरब खुद को सुन्नी इस्लामिक जगत का स्वाभाविक नेता मानता है। सऊदी नेतृत्व को हमेशा ये डर सताता रहा है कि ईरान का शिया विस्तारवाद उनकी संप्रभुता, राजशाही और पवित्र धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब इजराइल रणनीतिक रूप से पीछे है। सऊदी अरब सीधे मोर्चे पर आकर शिया मिलिशिया और हूतियों को निशाना बना रहा है, तो आम अरब जनमानस में संदेश जा रहा है कि ये एक जंग राजनीतिक तौर पर ज़्यादा धार्मिक वर्चस्व की है। इराक से लेकर सीरिया तक, खाड़ी देशों तक इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और देखना होगा कि आने वाले समय में संकेत क्या निकल कर आते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।